हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। BCOS 184 दैट इज ई कॉमर्स का आपका एग्जाम है 3 जुलाई को। तो हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे एंड वील ट्राई टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड करेंट ट्रेंड्स। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, बहुत इजी लगता है पढ़ने पे, बट टाइप्स वगैरह में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, आज के डिजिटल वर्ल्ड में अभी आप लोग डिजिटली पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, तो ये डिजिटल हुआ है ना। हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, और हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उतने ही जो है साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है साइबर सिक्योरिटी। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए साइबर क्राइम क्या होते हैं। आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी का अकाउंट हैक हो गया, या फिर किसी के साथ फ्रॉड हो गया। तो ये सब जो है आपके साइबर क्राइम में आते हैं, ठीक है। अब इनसे बचने के लिए होती है साइबर सिक्योरिटी। देखो, साइबर सिक्योरिटी का बेसिक अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डेटा को हैकर्स और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोटेक्ट करके रखो, अपना यूपीआई प्रोटेक्ट करके रखो। इस सबको प्रोटेक्ट करके रखने वाली चीजों को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेफ रखता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फोन में बैंक डिटेल्स हैं, फोटोज हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर कोई हैकर इसे चुरा ले तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी जो है ऐसे अटैक्स को रोकने का काम करती है। सिंपल, इजी था। देखो, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन डेटा को सिक्योर रखना इसका काम है, और किसी को गलत आपका इस्तेमाल ना करने को मिले फोन, आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, और डिजिटल सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने देना, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स देखें किस किस टाइप की साइबर सिक्योरिटी आती हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क्स को हैकर और अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि लैपटॉप्स वगैरह में ना एंटीवायरस डलता है, फायरवॉल डलता है, जिससे आपका पूरा सिस्टम जो है प्रोटेक्टेड रहता है। तो बेसिकली नेटवर्क की गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, ठीक है। जो आपका नेटवर्क आप शेयर कर रहे हो, बेसिकली आपका इंटरनेट के थ्रू जो चीजें यूज हो रही है उस पे, ठीक है। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है सॉफ्टवेयर और एप्स को सिक्योर बनाती है, ताकि कोई भी हैकर आपके एप्लीकेशन की वीकनेस का फायदा ना उठा सके। जैसे कि बैंकिंग एप्स में आप जब सिक्योरिटी देखते हो ना, कि वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करो और ये सब, ये होती है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, बैंक के एप्स पे जो होती है। फिर आती है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। इसका मेन पर्पस होता है कि डेटा का कोई अनऑथराइज पर्सन ना देख सके, चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके। जैसे कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो गए, बैंक के डिटेल्स हो गए, इस पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लगती है कि एक एम्प्लॉय को भी आपकी डिटेल्स जो है ज्यादा डिटेल में ना मिले, ठीक है। फिर आती है आपकी क्लाउड सिक्योरिटी। देखो, क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड बेस्ड सिस्टम और स्टोर डेटा को प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली बहुत बड़े बड़े डेटा जो होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, इस पे क्लाउड सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इस पे आपका बहुत सारा डेटा जो है सिक्योर रखना होता है। तो इस पे क्लाउड सर्वर्स होते हैं जो यूज होते हैं इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। फिर आती है आपकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट का मतलब है डिवाइसेस, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, इन सबको प्रोटेक्ट करना। देखो, क्योंकि हैकर्स ना अक्सर इन डिवाइसेस के थ्रू सिस्टम में एंट्री करते हैं, इसलिए इन्हें सिक्योर करना जरूरी होता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा आपके सिस्टम को, पूरे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर हम आज के टाइम पे कुछ देखें साइबर सिक्योरिटी में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है साइबर सिक्योरिटी में। एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग अनयूजुअल एक्टिविटी और साइबर थ्रेट को जल्दी डिटेक्ट किया जा रहा है। तो एआई सिक्योरिटी सिस्टम अटैक्स को आइडेंटिफाई करके जल्दी रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ यूज हो रहा है एआई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज आईओटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट वॉचेस हो गए, आपके स्मार्ट टीवी हो गए, स्मार्ट होम हो गए, ठीक है। इन सब का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इन डिवाइसेस में सिक्योरिटी वीक हो सकती है, और जिस वजह से हैकिंग का रिस्क बढ़ता है। तो इसमें जो है आईओटी डला होता है, ओके।
रैंसम आपके जो होते हैं, जैसे कि हैकर जो है आपको ईमेल वगैरह भेज देते हैं, उस पे लिंक पे क्लिक करके जो आपका होता है वो सब आता है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ द जीरो ट्रस्ट मॉडल, देखो इस मॉडल का प्रिंसिपल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब कोई भी यूजर या डिवाइस ऑटोमेटिकली ट्रस्टेड नहीं माना जाता, हर यूजर को वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे कि आपसे पूछते हैं ना, जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो पूछते हैं आर यू अ रोबोट, आर यू अ ह्यूमन, वो सब वाला जो होता है वो, ठीक है। फिर आता है आपका इंक्रीज फोकस ऑन डेटा प्रिवेसी। आज लोग अपने पर्सनल डेटा को लेकर ज्यादा अवेयर है, कंपनीज भी जो है कस्टमर इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल करती है, ओके। तो देखो साइबर सिक्योरिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह की होती है, और आज के टाइम पे ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स होने लग गए हैं, ओके। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, अब इतनी एडवांस्ड है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज आईटी एक्ट 2000, कंपेयर इट विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। दो एक्ट्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन, दोनों एक्ट्स पे अलग अलग भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। देखो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें चीजें आपको ईयर ईयर याद रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आईटी एक्ट जो 2000 वाला था वो है क्या। देखो जैसे जैसे इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे, इंडिया को एक ऐसे लॉ की जरूरत महसूस हुई जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और साइबर एक्टिविटीज को लीगल रिकॉग्निशन दे सके। यानी कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं कुछ, उसके लिए एक लॉ बनाना, ठीक है। तो इसी पर्पज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस किया था, और ये इंडिया का पहला साइबर लॉ था। ध्यान रखोगे पहला साइबर लॉ था इंडिया का। तो सिंपल वर्ड्स में आईटी एक्ट 2000 एक ऐसा कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपके डिजिटल सिग्नेचर हो गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई, और साइबर क्राइम वगैरह को रेगुलेट करता है, ठीक है। इस लॉ ने ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को लीगली सपोर्ट दिया। कोई भी आपका अगर कुछ भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इस एक्ट के थ्रू आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें क्या है, इसका काम क्या है। सबसे पहले है लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहले हम लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आईटी एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी वही लीगल रिकॉग्निशन दिया। अब आप ऑनलाइन जैसे कि डिग्री वगैरह जो होती है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ओके। रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो भी उतने ही वैलिड है। जैसे कि आप आईटीआर का रिटर्न वगैरह ऑनलाइन करते हो वो भी वैलिड माना जाता है अब, ठीक है। और आप डिजिटल जो कम्युनिकेशन करते हो, आप जो चीजें प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे, वो भी अब वैलिड है, ठीक है। और साइबर क्राइम को एक प्रॉपर डेफिनेशन देना भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। अगर हम कुछ इसके फीचर्स देखें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो वही सेम आ जाएंगे फीचर्स जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं अब वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड माना जाता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो है वो इसको वैलिड मानती हैं, ठीक है। साइबर ऑफेंस जो है लीगल प्रोविजन में आता है, लीगली आप लोग चार्ज हो सकते हो, ठीक है। साइबर मिसकंडक्ट के लिए पेनल्टी लगती है अगर कोई भी फ्रॉड किसी के साथ होता है तो जिसने करा हो उसके थ्रू, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नए, दैट इज आईटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2008 में हुआ। पहले 2000 में एक्ट आया, फिर इसको अमेंड करा गया 2008 में, ठीक है। देखो सोशल मीडिया आया, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्मार्टफोन सबके हाथ में आने लग गए, और साइबर क्राइम भी जो है ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हो गए, ज्यादा लोग जो हैं शातिर हो गए थे कि कैसे साइबर क्राइम करने हैं, ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 2008 में आईटी एक्ट को अपडेट किया, और इस अपडेटेड वर्जन को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस था साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाना और नए साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करना जो नए नए तरीके से हो रहे थे। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो आप डिफरेंस याद रखोगे। आईटी एक्ट 2000 का फोकस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक तरह मान्यता देना था, लेकिन आईटी अमेंडमेंट एक्ट को साइबर सिक्योरिटी पे काम था, ठीक है। और इसमें सिग्नेचर का जो बहुत डिफरेंस आया, डिजिटल सिग्नेचर का रिकॉग्निशन 2000 वाले में मिला था, और इसको और भी रिकॉग्नाइज करा गया 2008 वाले में, ठीक है। डेटा का प्रोटेक्शन देखें तो 2000 में लिमिटेड था प्रोटेक्शन, और अब जो है इसमें सेक्शन 43A हुआ इंट्रोड्यूस एक्ट 2008 में, जिसमें आपके पर्सनल डेटा को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिला, ठीक है। साइबर टेररिज्म के बारे में कुछ इतना ज्यादा नहीं था आईटी 2000 में, लेकिन इसमें सेक्शन 79 में सब कुछ जो है प्रोवाइड करा गया है, ओके। यही कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑलराइट।
अगर हम और इसमें एडिशंस देखें 2008 में क्या क्या आया है, तो देखो सेक्शन 43A में डेटा प्रोटेक्शन आया है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन। फिर सेक्शन 66F आया है जिसमें आप लोगों का साइबर टेररिज्म से रिलेटेड आया है, साइबर अटैक जो टेररिस्ट लेवल के हो सकते हैं वो भी इसके थ्रू आया है। सेक्शन 79 इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें इंटरमीडिएरी जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा पहले भी था। ऑलराइट, तो यही है जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो 2000 वाले में थी, 2008 में नई इंट्रोड्यूस हुई, दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम बिल्कुल सेम लग रहे हैं लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेम होता है क्योंकि दोनों का यूज जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। देखो डिजिटल सिग्नेचर एक हाईली सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मेथड है। ये बेसिकली ना क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो जब किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन किया जाता है तो सिस्टम वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट असली है और साइन करने वाले की आइडेंटिटी जेन्युइन है या नहीं। जैसे कि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, आपने उस पर डिजिटली प्रॉपर साइन करा है तो आपकी आइडेंटिटी को मैच करा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड से मैच करा जाएगा कि ये बंदा वही है या नहीं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर में दो की यूज होती है, एक तो होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। ध्यान रखोगे इस चीज का, क्वेश्चन इस पे अलग से भी आ सकता है दोनों पे, ठीक है। प्राइवेट की से जो है डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है और पब्लिक की से वेरीफाई किया जाता है, आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइडेड होती है उससे मैच करा जाता है चीजें, ठीक है। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर को बहुत सिक्योर माना जाता है। जब आप गवर्नमेंट फाइलिंग करते हो, जीएसटी रिटर्न वगैरह भरते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, तो डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है, ओके। यहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर ई सिग्नेचर भी बोलते हैं, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन किसी भी मेथड से अपनी अप्रूवल या कंसेंट देना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बेसिकली ना ओटीपी जब आप एंटर करते हो या फिर आप कोई अपना स्कैन सिग्नेचर एक पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करते हो, या फिर आई अग्री करते हो, टर्म्स कंडीशन से वैलिड करते हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हो, तो ये सब जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिजिटल सिग्नेचर में आप प्रॉपर सिग्नेचर करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेबल भी दे दिया है, टेबल से आप बेटर समझ पाओगे, बेटर लर्न कर पाओगे चीजें, तो आप टेबल के थ्रू समझ सकते हो, लेकिन मैंने आपको बड़ा बड़ा जो डिफरेंस था ना वो दोनों में समझा दिया है। ऑलराइट, ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिग्नेचर की क्या एडवांटेज है, एक तो बहुत हाई लेवल वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। फॉर्जरी यानी कि कोई आपका सिग्नेचर कॉपी करके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करें, इजी है यूज करने में, पेपर वर्क ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्विकली ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है, और अगर आपको कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए वैलिड माना जाता है, ओके। तो यही होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का डिफरेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज ई गवर्नेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस, ऑल्सो एक्सप्लेन गार्टनर्स मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। देखो एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस भी है, ई गवर्नमेंट भी है, और गार्टनर्स मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस भी है। तीन चीजें हैं, तीनों पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम भी आ सकता है, दो को मिक्स करके भी आ सकता है। ऑलराइट, देखो सबसे पहले समझते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज के डिजिटल एरा में ना गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है ताकि सिटीजन्स को जो है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी और इंटरनेट का यूज करके गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करती है तो हम उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। जैसे कि आप समझ लो डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से गवर्नमेंट अपने काम करती है, जैसे कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट बनवा सकते हो, आपका डिजी लॉकर होता है, आप टैक्स फाइल कर सकते हो ऑनलाइन, आपके लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके ऑनलाइन कंप्लेंट करने के पोर्टल होते हैं, ये सब आपके ई गवर्नेंस में आते हैं। जब गवर्नमेंट अपने काम कर रही होती है आईसीटी का यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके, इंटरनेट यूज करके,
ओके, तो ये सब ई गवर्नेंस में आता है, ई गवर्नेंस का ये फायदा होता है, ठीक है। अगर हम ई गवर्नमेंट देखें अब दूसरे बेसिस पे, तो ई गवर्नमेंट का फोकस जो है सर्विस को ऑनलाइन प्रोवाइड करना होता है, जबकि इनका ई गवर्नेंस का फोकस जो है सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। ई गवर्नमेंट में जितना भी आप ऑनलाइन काम करते हो वो आ जाता है, ई गवर्नेंस होता है जब गवर्नमेंट वो चीज कर रही है। सिंपल, समझ आ रही है बात? देखो, ई गवर्नमेंट ना मेनली जो है सर्विस देने पे काम करती है, और ई गवर्नेंस जो है उस सर्विस को इम्प्रूव करने में, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, उनको अकाउंटेबिलिटी देने के लिए, ये सब, ठीक है। तो ई गवर्नमेंट में हम जो है सिटीजन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, और ई गवर्नेंस में हम लोगों को सिटीजन को पार्टिसिपेट करने के लिए वो मोटिवेट करती है। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको पढ़ोगे 2-3 बार इजीली समझ आ जाएगा। ई गवर्नेंस गवर्नमेंट पे आ गया, और ई गवर्नमेंट हम है, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट आता है गार्टनर 4 फेज मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। देखो, गार्टनर ना एक फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का नाम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उसने ई गवर्नेंस का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने के लिए एक 4 फेज मॉडल बनाया है, ठीक है। ये बताता है कि गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नेंस में कैसे प्रोग्रेस कर सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है। तो क्या क्या फेजेस आते हैं इसमें? सबसे पहला होता है प्रेजेंट स्टेज, ठीक है, सबसे बेसिक स्टेज है। इस स्टेज में गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट बनाती है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन दे देगी, आपको कॉन्टैक्ट करने की इंफॉर्मेशन दे देगी, ये सब, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरैक्शन स्टेज। अब गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच इंटरैक्शन शुरू होता है, लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, डाउनलोड करते हैं, फीडबैक देते हैं, ये सब, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है 2 वे हो गया। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शन स्टेज। यहाँ पे सिटीजन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, जैसे कि टैक्स पे करना, रेलवे टिकट बुक करना, पासपोर्ट के एप्लीकेशन के लिए पे करना, ये सब, ठीक है। और फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, लास्ट स्टेज, सबसे एडवांस स्टेज है। इस स्टेज में डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि सिटीजन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल सर्विस मिलती है। जैसे कि आप समझ रहे हो, एक ही डिजी लॉकर है, लेकिन डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो सारे डिपार्टमेंट एक ही डिजी लॉकर से जुड़े हुए हैं। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, ठीक है। सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, ई गवर्नेंस का मतलब है आईसीटी और इंटरनेट का यूज करके गवर्नेंस को और इम्प्रूव करना और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। वहीं अगर हम ई गवर्नमेंट बोले तो ई गवर्नमेंट का काम है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी पर फोकस करना, ठीक है, कि हमें नए नए प्लेटफॉर्म देना जो हमें हेल्प कर सके। ऑलराइट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-4 बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे इजी लगेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, और आगे 10 कर लेंगे। पर आगे के क्वेश्चंस में नहीं डिस्कस करूंगी। इसमें टोटल क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कितने हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे 14 क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। 4 इसमें शॉर्ट नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम के लिंक पे मेरे को डीएम करके ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए, और इससे अपना पढ़ना शुरू कर सकते हो। जितनी ज्यादा बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3। ओके, जितनी ज्यादा कमेंट होंगे, जितना जल्दी कमेंट आएंगे, उतने ही जल्दी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।